अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और ये रमज़ान का महीना जो कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में शुरू हो चुका है, पहला रोज़ा है हमारे समेत। अल्लाह पाक उनके रमज़ान शरीफ जो है वो बड़ा ठंडा-ठंडा रमज़ान है। बड़ी देर के बाद मुद्दत हो गई है, मेरे ख़्याल में कोई 30-35 साल के बाद शायद ये बताते हैं। मुझे याद है आज से 30 साल 28 साल पहले जब हम घर से निकले थे ये दर-बदर खाक छानने के लिए, तो उस वक़्त दिसंबर का महीना और बड़े ठंडे रोज़े होते थे और हमारी किस्मत देखें ठंडे रोज़े जो थे, तो उस वक़्त हम एक ऐसे मुल्क में चले गए जहाँ पे वेदर अपोज़िट था, वहाँ पर गर्मी थी और पाकिस्तान में सर्दी थी। बट एनी हाउ आज पाकिस्तान में भी पहला रोज़ा होगा, तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों को रमज़ान शरीफ मुबारक हो। अल्लाह पाक ये रहमतों वाला महीना उनके लिए और रहमतें लाएँ, इतनी रहमतें लाएँ कि खुदा की ज़ात तो कभी थकती नहीं है, लेकिन आप लोग वो रहमतें एन्जॉय करते-करते थकें। इस वक़्त जो चर्चा है, इस वक़्त जो डिस्कस हो रहा है, वो हो रहा है ट्रंप और यूक्रेनी सदर की वो कल मुलाकात। जिस मुलाकात को किसी भी तरह से एक एक हर लिहाज से मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत ही बुरी एक मुलाकात है। आपके घर में जब कोई मेहमान आया हो, तो उसके साथ ऐसा नहीं करते, व्हाटएवर जो भी हो। ट्रंप का और ट्रंप के साथ जो वाइस प्रेज़िडेंट था, उनका रवैया तमाम तर इख्तिलाफ़ात, तमाम तर चीज़ों के बावजूद हम यूरोप वाले डटे हुए हैं इसी ये जो यूक्रेनी सदर है इनकी जो जंग है उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। मैं आगे जाके बताऊँगा कि नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान साहब से भी यहाँ पर मुलाकातें हुई, वहाँ पर क्या हाल-अहवाल थे। लेकिन पहले क्योंकि इनका हम तीनों का ज़रा मुलाकातों का आपस में तकाबल करते हैं। तो जो जो यूक्रेनी सदर के साथ वहाँ पे हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सफ़ारती आदाब भी कोई चीज़ होती है। आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वो शायद कैमरे के सामने आपको नहीं करनी चाहिए थी। पूरी दुनिया पे इसका इंप्रेशन जाता है। इससे पहले ब्रिटिश प्रेज़िडेंट जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके साथ भी ट्रंप जो है वो उधर अपना ओवल में कोई अच्छा बर्ताव नहीं उन्होंने किया। उनको 2-3 दफ़ा टोका जब वो बात कर रहे थे। तो मेरे ख़्याल में ये दूसरा रवैया है और उसके बाद दुनिया अब अमेरिका की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा सोचेगी कि वो अमेरिका में जाएँगे तो अगर उनके साथ ट्रंप की मुलाकात है, तो वो उस मुलाकात के बाद अपने साथ क्या लेके आएँगे? कुछ अच्छी यादें कुछ तल्ख़ हकीकतें या फिर कुछ और। ख़ैर कल वाली जो मुलाकात है उसके बड़े चर्चे हैं। पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेनी सदर के साथ खड़ा हो गया है क्योंकि यूरोप ने तो ज़ाहिर है बड़ा नुकसान किया है। इसको जो जो जंग थी यूक्रेन की और रूस की, तो वो रूस के खिलाफ पहले भी यूरोप जो है वो खड़ा था। हालाँकि बड़ा नुकसान उठाया है। जर्मनी की बहुत सारी सनतें जो है तबाह-ओ-बर्बाद हो गई हैं। गैस सस्ती ना होने की वजह से हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम बहुत सारे ममालिक में मसाइल हैं। यहाँ पे जो चीज़ों की कीमतें हैं वो 2 गुना ज़्यादा महँगी हुई हैं इस जंग की वजह से। हमारे बिजली के बिल, गैस के बिल, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे मसाइल हमें हुए हैं। तो अब जब अमेरिका उसके साथ था 350 बिलियन जो कि जो बाइडेन ने दिया था और उसको भी ट्रंप ने किया, कोई एक बेवकूफ़ सदर था जिसने तुम्हें इतने पैसे दिए, या तो हमारे पैसे वापस करो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं और जाओ जाके यूरोप से मदद तलाश करो। और फिर उसने ये भी कहा है कि तुम्हारे पास जितनी मादनियात हैं, उस पे हमारा कब्ज़ा है, वो हमारा राइट है, हमारा हक है, क्योंकि तुम्हें हमने पैसे दिए हैं, तो तुम्हें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। एक और गलत इंप्रेशन इससे जा रहा है कि क्या कोई भी तगड़ा मुल्क, जैसे उन्होंने कहा जी कनाडा हमारा है, उसके अलावा फ़िनलैंड अगर मैं गलत हूँ या फ़िनलैंड है या कोई दूसरा लैंड है, वहाँ वो भी हमारा है और उसके बाद अभी यूक्रेन पर वो कब्ज़ा करना चाहते हैं और रशिया ज़ाहिर है इस वक़्त खुश है, उनके साथ है। इसके अलावा उनके कुछ और भी ख्वाब हैं, गज़ा वाला भी आपके सामने आ रहा है। तो इससे एक और भी इंप्रेशन जा रहा है कि क्या अब कोई भी बड़ा और ताकतवर उठकर किसी भी ऐसे मुल्क पर कब्ज़ा कर लेगा, जहाँ पे मादनियात है? क्या आज से 300 साल या 400 साल वाली पुरानी रवायात जो हैं, फिर वो शुरू होने वाली हैं? जो उस वक़्त भी जाकर हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, साउथ अफ्रीका पे कब्ज़ा कर लिया, साउथ अमेरिका पे कब्ज़ा कर लिया। क्या अब भी ये होने जा रहा है? ट्रंप के हालात जो हैं वो यही बता रहे हैं कि ट्रंप एक बिज़नेसमैन है, वो उसने पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन क्या ये तरीकाकार मुनासिब है? ख़ैर लेकिन जो अगर देखा जाए तो यूक्रेनी सदर ने पूरा-पूरा जवाब दिया है। उन्होंने कहा हमें पता है कि आप लोगों ने हमारी मदद की है, मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ। और दूसरा उसने कहा मेरे मुल्क है, हम लोग जंग लड़ रहे हैं और ये हमारा फ़ैसला होगा। तो मेरे ख़्याल में यूक्रेनी सदर जो है उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। एक तो उसकी लैंग्वेज अपनी नहीं थी, अपनी लैंग्वेज में हो तो बंदा खुल के गालां कढ़ लैंदा। क्योंकि ज़ाहिर है वो इंग्लिश बोल रहा था और उसको बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए कैसे बेहुदा किस्म के सवाल किए जा रहे हैं।
अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर कि आप एक अच्छा सूट क्यों नहीं पहन लेते। अब ये मेरे ख्याल में किसी सहाफ़ी का तो ये इससे इससे कोई लेना-देना नहीं है, कोई सूट पहन कर आया या कुछ जीन्स पहन कर आया, उसका एक अपना स्टाइल है, वो यूज़ कर रहा है। ख़ैर आने वाले दिनों में इसके क्या रिज़ल्ट निकलने वाले हैं, वो तो अब आने वाले दिनों में नज़र आएगा। लेकिन एक बात बता दूँ मैं, ये दुनिया 2 हिस्सों में मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो चुकी है। यूरोप और अमेरिका का अब इकट्ठा चलना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ख़ैर आप लोगों की जान छूटी, पाकिस्तान वालों की जान छूटी कि जंग जो है वो पाकिस्तान से निकल कर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रही है। लेकिन क्या ट्रंप जंग भी करेगा? जंग के तो वो मुखालिफ है। तो इस वक़्त अगर यूरोप की अखबारें देखें तो वो भरी पड़ी हैं। वो यूक्रेनी सदर के साथ हैं, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब देखना ये है कि क्या फिर अगर ये जंग लड़ो से मतलब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर ये क्या जंग कंटिन्यू करती है तो यूरोप एक साइड पे है, रशिया और अमेरिका एक साइड पे हो जाएँगे। क्या ऐसा होने जा रहा है? या फिर क्या यूक्रेनी सदर जो है वो अपनी तमाम मादनियात का कब्ज़ा अमेरिका को दे देगा कि ठीक है जी, आएँ आप यहाँ से धात निकालें और जाके अपने पैसे पूरे कर लें। यूक्रेन जो है वो हमेशा से ही एक मादनियात से भरा हुआ एग्रीकल्चर कंट्री है। जब भी पाकिस्तान में जो गंदम के बहरान पैदा होता है तो यूक्रेन की गंदम ही हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन कल की मुलाकात के बाद 2 मुलाकातें मुझे और याद आती है। एक मुलाकात इमरान खान साहब की भी है जो ट्रंप के साथ है। जब ट्रंप उनको मुँह पर बैठ के कह रहे थे कि जनाब तुसी बड़े चंगे जे, लेकिन तुहाडे तो पहले वाले साडी गल कोई नहीं सुनते सी। मतलब आपसे पहले जो थे वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 से 2018 तक, वो हमारी कोई बात नहीं सुनते थे, हमारी किसी भी तरह मदद नहीं करते। लेकिन आप बड़े अच्छे हैं क्योंकि आपसे हमने पिछले कमरे में बैठकर कश्मीर के बारे में बात की है और आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कश्मीर भी ले लें और अगले फेज़ में हम हमें जो एटॉमिक है वो जाकर मैं उसमें भी बात करूँगा क्योंकि कश्मीर पे हमारी सुलह हो चुकी है तो अब हमें एटॉमिक पावर की ज़रूरत नहीं है। ये तो अल्लाह भला करे पीडीएम की हुकूमत का वो इमरान खान साहब को चलता किया। क्या पता है कि जाने से पहले इमरान खान साहब कश्मीर की तरह ये भी सौदा कर जाते। वो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी वहाँ पे इमरान खान साहब की जी तो बेतुकी, बेलंबी, बेहंगम सी तकरीर। फिर उसके बाद एक और भी वाक़या है, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। ये वाक़या तब का है जब हिंदुस्तान ने हमारे जो नेबर है अपनी धाक बिठाने के लिए, हमें डराने के लिए, उन्होंने वहाँ पर धमाके कर दिए थे और वो जो धमाके किए, उसके बाद लग ऐसे रहा था कि जैसे अब इंडिया हम पर गालिब आ गया है और जब उसका दिल करेगा, वो हमें धमकी लगा दिया करेगा क्योंकि मेरे पास एटॉमिक पावर है, तो तुम लोगों को मैं किसी भी वक़्त जो है वो अपने हमला कर सकता हूँ। तुम्हें मतलब कि कोई भी जो धमकी है वो नेबर अपने मुल्क को देते हैं, तो जब एटॉमिक पावर हो तो फिर उसके सामने तो टिकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान का उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब था। मैं खुशकिस्मती से इसलिए कह रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी जब कॉलिन पॉल ने कॉल की थी कि हमारे 11 मुतालबात हैं, अगर आप इनसे मानेंगे तो आप हमारे साथ होंगे और नहीं मानेंगे तो आप भी अफ़गानिस्तान की हमारी तरह दुश्मन होंगे। तो कॉलिन पॉल सोचते हैं कि हम लोग सोचे थे कि 5-6 एक्सेप्ट कर लेंगे और 5-6 नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मुशर्रफ साहब जो है वो मुकम्मल लेट गए और 11 की 11 उनकी शर्तें मान ली थी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने ना तो उनकी कोई धमकी मानी और ना ही उनके कोई लालच माना। नवाज शरीफ साहब को प्रेशराइज़ किया गया अमेरिका की तरफ से, कनाडा की तरफ से, जापान की तरफ से और जर्मनी समेत पूरी दुनिया की तरफ से कि आप एटमी धमाके ना करें। लेकिन नवाज शरीफ का मौक़िफ़ बड़ा सिंपल और सादा था क्योंकि ये मेरी कौम के लिए, ये मेरे मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए है और मेरे नेबर ने ये पहले किया है, तो हम उसके बदले में करेंगे। अमेरिका ने जब डराया, अमेरिका ने जब धमकाया जब पाबंदियाँ लगाने की धमकी दी, पूरी दुनिया ने कहा कि हम आपसे अपना राब्ता ख़त्म कर लेंगे। आपके साथ खाना-पीना की कहंदे ने हुक्का पानी बंद कर लांगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब किसी जगह पे नहीं घबराए। उनको अंदाज़ा था कि इसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है, लेकिन क्योंकि उस वक़्त उनके सामने एक ही चीज़ें थी और वो थी पाकिस्तान। नवाज़ शरीफ को इस बात का पता था कि अगर मेरी ज़िंदगी और 10 साल है, 25 साल है, 50 साल है, लेकिन ये पाकिस्तान ता क़यामत के लिए रहना है। और अगर आज मैं ये काम ना कर गया तो मेरे बाद किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है, कोई भी नहीं कर सकेगा। बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश की, अंदर से रोकने की कोशिश की गई। बहुत सारे मैं अब नाम भी नहीं लेना चाहता किन-किन की वजह से, किन-किन को ज़्यादा तकलीफ थी, कौन अमेरिका के पेड़ पर थे, कौन अमेरिका के खर्चे पर पलते थे, लेकिन नवाज़ शरीफ नहीं रुका। उसने कहा कि मैं धमाके करूँगा। फिर नवाज़ शरीफ को डराने के बाद एक लालच दिया गया। स्विट्ज़रलैंड के जो बैंक हैं उनमें अरबों डॉलर की ऑफ़र की गई कि ये अरबों डॉलर हम आपको देते हैं, लेकिन आप धमकाके ना करें और ये हमारे और आपके दरमियान में रहेगा, ये कभी राज़ खुलेगा नहीं। ये अमेरिका के और नवाज़ शरीफ के दरमियान में राज़ रहेगा कि अरबों डॉलर दिए गए, आप धमाके ना करें। अब ये जो जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज़ शरीफ ने घर खरीद लिया, नवाज़ शरीफ ने ये कर लिया,
तो नवाज शरीफ के पास तो अरबों के डॉलर की ऑफर थी, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी वो एक्सेप्ट नहीं की और हमेशा वो किया जो उसके मुल्क को सूट करता था। खैर, ना अरबों की डॉलरों की उन्होंने कोई लालच कमाया और ना उन्होंने उन्होंने कोई खौफ खतरा किया। फिर अमेरिका के सदर उस वक्त के जो बिल क्लिंटन थे, उन्होंने एक अपनी जो किताब है उसमें लिखा कि नवाज शरीफ जो है वो एक बहादुर लीडर है। उसने वही किया जो उसकी कौम के हक में बेहतर था, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर था, और हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था, जो दुनिया के लिए या हम समझते थे अमेरिका के लिए सेफ है, बेहतर है कि ये धमाके नहीं होने चाहिए। वरना अगर दो ममालिक एक अज़ली दुश्मन जो है आपस में दोनों एटम बम लेके बैठेंगे तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो एक तो कठपुतली जो होता है उसके साथ जो होता है वो आपने देख लिया, चाहे वो आगे से आकड़ गया। खान साहब ने जो किया वो भी आपने देख लिया। लेकिन इनमें जो मेरे ख्याल में अब अच्छा, एक नया नई 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 बहस चल पड़ी है कि कहीं चाचू को जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ना बुला लें। ज़रूर बुला लें। ट्रंप अपना शौक पूरा कर लें। चाचू घबराने वाली चीज़ नहीं है, चाचू नवाज़ शरीफ का भाई है। अगर ट्रंप अगर कोई ऐसी बात करेगा तो शहबाज शरीफ साहब अपना घर पूरा करके आएँगे। एक बात और बता दूँ, ट्रंप इंग्लिश बोलेगा, लेकिन चाचू तुर्की में, अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, पता नहीं कौन-सी ज़ुबानों में सुना के आएगा। तो चाचू जो हैं वो बिल्कुल तैयार होंगे। जब भी उनका अमेरिका का टूर आएगा और अगर जाकर कोई ऐसी बात होती है, तो मेरे ख्याल में जब जो जो यूथियों की ख्वाहिश है, ये लाइट मूड में कर लेते हैं इसको ज़रा, कि यूथियों की ख्वाहिश है कि चाचू कहेगा कि ट्रंप जो है वो जो कि इमरान खान को छोड़ दें, तो चाचू कहेगा ठीक है जी, भेजो जहाज़, हमेशा वास्ते अमेरिका ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਵੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ कराओ। पाकिस्तान ਨੂੰ एनीमोर ਉਹਦੀ कोई लोड़ नहीं हैगी। बट एनी हाउ इस वक्त एक बहस है, टॉक ऑफ टाउन है, मैंने कहा इस पे ज़रा बात करें। इसके रिजल्ट तो कोई अच्छे नहीं आने वाले। इसलिए मैं यूरोप में रहता हूँ। अगर पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेनी सदर के साथ खड़ा हो गया और इवन अमेरिका भी कल ये कह देता कि हम यूक्रेनी सदर के साथ हैं, तो फिर ट्रंप क्या करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर आप अपनी राय का इज़हार करें कि होने क्या जा रहा है, और जब ऐसे वक़्त आते हैं तो क्या नवाज़ शरीफ की तरह ही अपने मुल्क को डिफेंड किया जाता है? राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह पाक आपको लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।